गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे होंगे ना? देखिए, हमने 2 दिन से आपका वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत अस्वस्थ थी, इसलिए हमने ये वीडियो नहीं बनाया था। और आपको याद होगा कि मैंने विभिन्न गणित तंत्रों की संबंधित गणनाओं के लिए मैंने कुछ हेडिंग्स दिखाई थी, और जैसे इकाई सेल के कणों की संख्या और घनी इकाई सेल के प्रति इकाई कणों की संख्या के लिए मैंने टेबल, ये मैंने फोटो खींच के आपको वीडियो के जरिए मैंने आपको सेंड कर दिया था, बता दिया था। और उसके बाद मैंने घनी इकाई संख्या की गणना के नियम 4 समझाए थे, और मैंने टेबल समझाई थी, और मैंने उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हल कराए थे। ठीक है, अब उन्हीं संबंधित गणनाओं में से एक अगला टॉपिक आपका आता है। कौन सा आता है? संकुलन प्रभाज तथा अन्य लक्षण। मतलब संकुलन प्रभाज क्या है और इनके लक्षण क्या है। भाई, सबसे बड़ी बात क्या होता है, संकुलन क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल के घटक इकाई कण आपस में बने रहते हैं तो उसे हम संकुलन कहते हैं। अब संकुलन प्रभाज कण की बात की जाए तो उस संकुलन में, अर्थात उस पैकिंग क्रिस्टल में, उसका प्रभाज का मतलब होता है वह उस क्रिस्टल की इकाई, उस क्रिस्टल की आवृत्ति का आयतन, उसका परसेंटेज क्या है, उसे हम संकुलन प्रभाज कहते हैं। तो इसकी संकुलन प्रभाज तथा अन्य लक्षण, संकुलन प्रभाज तथा अन्य लक्षण क्या होता है कि विभिन्न घनीय तंत्रों के इकाई सेलों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भाई, विभिन्न घनी क्रिस्टल है, घनी क्रिस्टल जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के हैं, कोई 2 डायमेंशनल है तो कोई 3 डायमेंशनल है, मतलब कोई द्विविमीय है तो कोई त्रिविमीय है, जिनमें केवल 2 ही अक्ष होते हैं, जिनमें केवल 3 ही अक्ष होते हैं, जिनमें 2 अक्ष होते हैं तो द्विविमीय कहते हैं, जिनमें अक्ष 3 होते हैं उनको त्रिविमीय कहते हैं। समझ में आया? तो विभिन्न घनी तंत्रों के इकाई सेलों में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अतएव विभिन्न प्रकार के घनी तंत्रों के द्वारा आवृत आयतन भी भिन्न होता है। आवृत आयतन का मतलब है कि उस क्रिस्टल के का इकाई आयतन कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसकी मेन परिभाषा आती है इसके बाद कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन का, मतलब कोई क्रिस्टल है, जैसे कि आपका मकान है, आपके घर में एक कमरा है, आपका कमरा कैसा है? आपका रूम एक घनी क्रिस्टल है। ठीक है, अब हम इस कमरे के कोने पूछे तो कमरे के कोने कितने हुए? 8। 4 लेंटर के और 4 फर्श के कोने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक कितने हुए? फलक 6 हुए। 4 दीवारें और 2, एक लेंटर और एक आपका फर्श, 6 फलक हो गए, है ना? तो इसी प्रकार से इकाई पूछी जाए तो हमारे कमरे की इकाई क्या है? एक ईंट है। क्या है? एक ईंट कमरे की इकाई होगी। तो हमारे कहने का मतलब, इसकी परिभाषा मेन क्या है कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रभाज जो उसमें उपस्थित, किसमें उपस्थित? किसी इकाई सेल में, जो उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्वारा आवृत किया जाता है, संकुलन प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संकुलन प्रभाज कहलाता है। अब संकुलन प्रभाज तो हो गया, उसके बाद घनी इकाई सेल के लक्षण, ये हेडिंग पूरी नहीं पड़ गई, बता दिया आपको। अभी डालते हैं घनी इकाई सेल के लक्षण। ठीक है, तो इस लक्षणों में ये टेबल आती है। लक्षण इसके कितने हैं? 3 हैं। एक साधारण घनीय तंत्र SCC, एक आता है अंतः केंद्रित घनीय तंत्र BCC,
एक आता है फलक केंद्रित घनीय तंत्र एफसीसी। देखिए आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसमें करीब 6 कॉलम बने हुए हैं। पहला इकाई सेल, दूसरा इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो एससीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है, बीसीसी में कितनी होती है, एफसीसी में कितनी होती है। संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज का मतलब है इकाई सेल में संकुलन प्रभाज कितना होगा कौन से सेल का, और उनका परसेंटेज कितना होगा, उनके परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, और इनके परमाणुओं के पड़ोसी परमाणुओं की, पड़ोसी परमाणु का मतलब है कि आप तो हैं ही, आपके बगल में कौन सा पड़ोसी है, तो आप में और आपके पड़ोसी के मध्य में जो दूरी होती है उनकी संख्या। तो इस प्रकार से ये टेबल जो 6 कॉलम में बटी हुई है। सबसे पहले आता है साधारण घनी, तो एससीसी सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु संख्या कितनी है भाई 1। संकुलन प्रभाव कितना हो गया 0.524 परसेंटेज, भाई 100 का भाग देकर निकाल लेते हैं। अब दूरी r बराबर में स्मॉल a अपॉन में 2, स्मॉल a अपॉन में 2, यह फॉर्मूला हो जाता है 0.5 a, या d बराबर में a, दूरी के लिए क्या होता है मध्य की दूरी d, त्रिज्या r के लिए तो r बराबर में फॉर्मूला, d के लिए d बराबर फॉर्मूला d बराबर में a। अंतः के अंत घनी तंत्र यानी कि बीसीसी उपस्थित परमाणु संख्या कितनी हो गई 2। कितने केंद्र होंगे 2 केंद्र होंगे, मैंने उस दिन बताया था। यह आपका एक घन है, यहाँ पर छेद करेंगे तो एक केंद्र जो हो गया और इसके केंद्र पीछे एक ही हो गया, तो 2 केंद्र हो गए। संकुलन प्रभाव 0.68 परसेंटेज कितना हो गया आपका 100 हो गया, 68% हो गया, 61%। फॉर्मूला r बराबर में √3 a अपॉन में 4 या 0.433 a। त्रिज्या घनत्व कितना हो गया, सॉरी दूरी कितनी हो गई d बराबर √3 a अपॉन में 2 या 0.866 a। एफसीसी के लिए इकाई सेलों की संख्या 4, संकुलन प्रभाव 0.74, आपरक परमाणुओं की प्रतिशत आयतन 74%, 74%, और त्रिज्या r बराबर में a अपॉन में 2√2 या 0.3535 a, और दूरी d बराबर में स्मॉल a अपॉन में 2 या 0.707 a। ये आपकी टेबल हो गई, ठीक है। अब देखिए इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बन जाता है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के लिए आते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्या देते हैं कि साधारण घनीय तंत्र या एससीसी में निम्न में से संकुलन प्रभाज होगा, निम्न में से संकुलन प्रभाज होगा किसका, एससीसी का। तो आप याद रखेंगे एससीसी संकुलन प्रभाज ये है, बीसीसी का ये है और एफसीसी का ये है। इसी प्रकार से इनका परसेंटेज तीनों का याद रखेंगे, ठीक है। और इनके ये फार्मूला, फार्मूला तो इनके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला हो गया r बराबर में √a/2 याद रखिए, 4 ये याद रखिए। तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं, इस पर न्यूमेरिकल हल करने के लिए आते हैं। अब जानते हैं जहां a बराबर स्मॉल a बराबर क्या होता है इकाई सेल के विभिन्न किनारों की लंबाई, और r बराबर क्या होती है त्रिज्या परमाणुओं की, और d बराबर क्या होती है दूरी, d बराबर क्या हो गई दूरी। तो इस टेबल को याद रखेंगे, ये सारे फार्मूले याद रखेंगे, ये सारे, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको न्यूमेरिकल करना होगा, समझाएंगे। अब इसके बाद एक फार्मूला आपका और बनता है, वो आपको हम बना के दिखाते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस पर भी सवाल करने के लिए करीब आता है 2-3 नंबर का सवाल, 2 नंबर क्या 3 नंबर का सवाल आ जाता है, देखेंगे। एक अगला हेडिंग आता है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। क्रिस्टल के घनत्व की गणना, ठीक है। देखिए हमें इसे सिद्ध नहीं करना, सीधा हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, इसका थ्योरिकल से कोई मतलब नहीं, थ्योरिकल बिल्कुल नहीं आता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है रो बराबर में
जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यू इंटू में एन ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है। वेयर जेड बराबर क्या होता है, प्रति इकाई सेल में सूत्र इकाइयों की संख्या। ठीक है, सॉल्व करेंगे तब आपका आ जाएगा। m बराबर में यौगिक का अनुभाग और a बराबर अंतर हो, अभी बताया था इकाई सेल के कोरों की लंबाई, इकाई सेल के किनारों या कोरों की लंबाई, और एन ए क्या होता है, एवोग्रेडो संख्या। एन ए क्या होता है, एवोग्रेडो संख्या। ये जानते हो 0.622 गुणे 10⁻23 ये होता है एवोग्रेडो संख्या। ठीक है, तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना के लिए फॉर्मूला हो गया, और रो बराबर में हो गया आपका क्या, घनत्व। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इस पर आपका सवाल कभी 2 नंबर का कभी 3 नंबर का सवाल करने के लिए आ जाता है। अच्छा, एक सवाल और आता है, मतलब एक न्यूमेरिकल और आता है, एक फॉर्मूला और आता है, उस फॉर्मूला को हम और लिख देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है कि इकाई सेल का घनत्व, तो हो गया। देखिए एक फार्मूला और हम बोलते हैं, और फार्मूला आपका है शायद नहीं है, इतना ही फार्मूला आपका है। और ये हमने आपको 2 फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा हम एक सवाल देते हैं और उस सवाल को आप हल करेंगे। ठीक है, जब वो सवाल नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, हमें व्हाट्सएप पर बता दें कि सर हमें सवाल नहीं आया या उसका आंसर नहीं निकाल सके, फिर मैं उसका हल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक सवाल है, न्यूमेरिकल है, तो उसे देखेंगे। लिखा है एक तत्व अंतः केंद्रित। अब अंतः केंद्रित समझना है कि बीसीसी है कि एफसीसी है कि ये एससीसी है, और उसी से पता पड़ेगा इसमें फार्मूला क्या निकलेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है। ठीक है, यदि इकाई सेल के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई 400 pm है, तो क्रिस्टल की अंतर परमाणविक दूरी की गणना कीजिए। देखिए मैंने एक सवाल दिया है कि एक तत्व के अंतः केंद्रित घनी, अंतः केंद्रित घनी का मतलब हो गया बीसीसी, ओके, का निर्माण करता है यदि इकाई सेल के किनारे की लंबाई में क्या होगा, स्मॉल ए। सॉल्व करेंगे तो स्मॉल ए का कितना हो गया, 400 pm। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। तो क्रिस्टल के अंतः परमाणविक दूरी यानी कि डी का मान ज्ञात करना है, और डी का मान किसके लिए ज्ञात करना है भाई, बीसीसी के लिए।
किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए डी का फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा डी का, डी बराबर है 0.866 चाहे ये फार्मूला लगा दीजिए और चाहे हम ये लगा सकते हैं डी बराबर में √3a/2। चाहे फार्मूला ये लगाइए और चाहे फार्मूला ये लगाइए, आप इसका हल करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हम और देते हैं। ठीक है, एक सवाल हम आपको और देते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है, एक परमाणु की त्रिज्या 300 pm है, पिकोमीटर है। यदि यह फलक केंद्रित, घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो इकाई सेल में किनारों की लंबाई तथा निकटस्थ परमाणुओं की दूरी की गणना करो। ठीक है, सॉल्व में हम बता देते हैं आपको। उसमें क्या पूछा है? किनारों की लंबाई ए का मान ज्ञात करना है और दूरी डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या आर बराबर में आपको 300 pm दे दिया गया है। ठीक है, एक परमाणु त्रिज्या 300 pm दे दी गई है। एक फलक केंद्रित घनीय जालक में, फलक केंद्र मतलब एफसीसी के लिए फॉर्मूला लगेगा। तो इकाई सेल में किनारों की लंबाई ए का मान ज्ञात करना, निकटस्थ परमाणु की दूरी डी का मान ज्ञात करना। अब आपको ध्यान लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित हम, अगर मैंने एक फार्मूला लिखा था, कौन सा लिखा था हमने? एक फार्मूला मैंने अभी आपको दिया था कि रो बराबर में ZM/AQ × NA। इससे संबंधित फार्मूला, इस फार्मूले से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल अगली वीडियो में कराएंगे और ये तो आपको हल करना ही है, और ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल और हैं वो भी आपको हम हल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद हम सेकेंड केमिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ज्यादा है, थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा कठिन पड़ता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस चैप्टर को एक दो बार आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जब विद्यालय खुलेगा तो इस चैप्टर को हम आपको सामने खड़े होकर फेस टू फेस काफी चर्चा करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा।